गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, वर्ण विचार। इसके पहले आपने भाषा एवं व्याकरण पढ़ा। आपने देखा कि भाषा के कितने रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में भी आपने जाना कि जब मनुष्य के मुख से एक ध्वनि निकली तो उस ध्वनि को एक चिन्ह का रूप दिया गया और उसे ही उन ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि ध्वनि का दूसरा नाम ही वर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब मनुष्य के मुख से ध्वनि निकली तो उसे एक चिन्ह का रूप दिया गया, जैसे द प्लस ई प्लस य प्लस ए तो बन गए दिए, यानी वर्णों को जोड़ करके एक शब्द बने। उसी प्रकार यहाँ फ प्लस उ प्लस ल प्लस अ तो यहाँ बन गया वर्णों के जोड़ से फूल। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं मनुष्य के मुख से निकली हुई ध्वनि ही वर्ण कहलाती है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इसे हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आपने क्लास 1 से पढ़ा होगा कि स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। तो हम कहेंगे कि वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपने ये भी पढ़ा होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा गया, क्लास 1 में पूछा गया था, तो आपने क्या जवाब दिया था कि वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन केवल वर्णों के समूह को अगर आप बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी क के बाद ख, ग, घ, अंग, इस तरह से व्यवस्थित करके जो वर्णमाला बनती है उसे ही हम व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि स्वर कितने हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी की वर्णमाला में स्वर वर्ण कुल 11 हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सभी स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये मात्राएं हैं जिनका प्रयोग हम व्यंजन वर्ण में लगाकर करते हैं। ये बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, इन्हें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम वर्ण के दूसरे प्रकार को देखेंगे। वर्ण का दूसरा प्रकार है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो होते हैं 33 होते हैं। आपने इसे छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग। याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ ये जो बॉक्स में दिए हुए हैं ये सभी व्यंजन वर्ण नहीं है। यहाँ से केवल क वर्ग से लेकर ह तक 33 वर्ण जो हैं ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और ये सभी जो हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन के रूप में आते हैं, और अड़ और ढ जो हैं ये अन्य वर्ण की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि क वर्ग से लेकर ह वर्ग तक की जो ध्वनि है वह व्यंजन वर्ण कहलाती है और इसकी संख्या जो होती है वह 33 होती है। जब भी हम व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते हैं तो हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क में अगर हम आकार लगा देंगे तो ये का बन जाएगा। अगर इसमें हम ख में अगर बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो ये खी बन जाएगा। इस प्रकार से
हम व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। तो व्यंजन वर्ण को हमेशा स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम आते हैं कि स्वर के कितने भेद हैं। यहाँ आपके बुक में भी दिए हुए हैं कि स्वर के कितने भेद हैं। हम देखते हैं स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये ह्रस्व स्वर क्या है? तो ये ह्रस्व स्वर जो 11 स्वर हैं, यानी 11 संख्या है स्वर वर्ण की, उनमें अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये 4 जो हैं, केवल 4 जो हैं ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ जिनमें मात्राएं लग जाती हैं, अ में आकार की मात्रा, ई बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए, ऐ, ओ, औ, यानी ये जो 7 वर्ण हैं ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये कहलाएंगे, ये 4 वर्ण आपके ह्रस्व स्वर कहलाएंगे और ये 7 वर्ण जो हैं आपके दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अब है प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर वह होता है जिसके उच्चारण में कुछ ज़्यादा लंबा समय लगता है। ह्रस्व स्वर में आपके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आपका उच्चारण जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, जैसे यहाँ आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ, इस तरह से ये लंबा हो जाता है। और प्लुत स्वर वह स्वर है जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा लंबा उच्चारण करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। और यह केवल एक ही है जिसका चिन्ह होता है इस तरह, जैसे हम बोलते समय कहते हैं ओम। तो ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो ये उच्चारण जो होता है काफ़ी लंबा खींचना पड़ता है हमें। तो यह ओम जो हो गया ये आपका प्लुत स्वर कहलाया। तो इस प्रकार से आप जान गए होंगे कि स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम देखेंगे कि अनुनासिक और अनुस्वार क्या है। यहाँ पर आपने देखा कि कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जैसे अड़, अढ़, औ, ज, फ। कुछ ऐसी ध्वनियाँ भी हैं जिसे अन्य वर्ण के रूप में रखा गया है, तो उसे भी हम समझ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम अनुस्वार और अनुनासिक को देखते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार वह वर्ण है जैसे किसी भी व्यंजन के ऊपर जब हम एक बिंदु लगा देते हैं, बिंदु का रूप ले लेता है, जैसे यहाँ गंगा, कंघा, कंगन, जंगल, बंदूक, बंदर, सुंदर। यानी यहाँ व्यंजन के ऊपर में आप देख रहे हैं सभी व्यंजन वर्ण हैं और उनके ऊपर एक बिंदु जब लग जाती है तो उस बिंदु को ही हम अनुस्वार कहते हैं। अब देखेंगे कि अनुनासिक क्या है। अनुनासिक का चिन्ह होता है इस तरह से, एक अर्धचंद्र होता है और उसके ऊपर में ये एक बिंदु होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे इसकी ध्वनि जो होती है आप अपने से खुद से उच्चारण कीजिए, आँख, चांद, गांव, सांप। तो आपको ऐसा लगेगा कि इनका उच्चारण जो हो रहा है नाक और गले दोनों से हो रहा है। आपको इसके लिए खुद उच्चारण करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक और गले से हो रहा है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अब है यहाँ पर एक प्रश्न और है कि यहाँ अ, ज और फ क्या है, इसे भी आप समझ लीजिए। इसे आगत ध्वनियाँ क्यों कही गई? तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अ, यहाँ पर एक चंद्र अर्धचंद्र है लेकिन इसके अंदर कोई बिंदु नहीं है। यहाँ ज के नीचे एक बिंदु दिया हुआ है। फ
फ के नीचे भी एक बिंदु है, यानी इस बिंदु को हम नुक्ता चिन्ह कहते हैं। ये आप लोगों को समझा दे रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ण हम पढ़ रहे हैं, इसे आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब आगत ध्वनियाँ इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि ये विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में इन्हें शामिल किया गया है। जैसे हम लिखते हैं तो लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर जैसे ये हिंदी में हम प्रयोग करते हैं डॉक्टर, जबकि ये अंग्रेजी शब्द है। तो कुछ अंग्रेजी शब्दों को भी हिंदी में स्थान दे दिया गया, उसे ही हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर फ है, यहाँ पर ज है, तो जैसे कहते हैं हम जज्बात, जज्बात। हाँ, तो ये आपके उर्दू या फारसी शब्द हैं। इसे भी हमने हिंदी में स्थान दे दिया। तो कुछ ऐसी भाषाएं जो विदेशी भाषाएं हैं, लेकिन उसे हमने हिंदी वर्णमाला में शामिल कर लिया, इसलिए इसका नाम आगत ध्वनियाँ पड़ी। अब यहाँ पर और दो वर्ण हैं, अड़ और अढ़। आप इसे ध्यान से समझना बच्चों। ये अड़ और अढ़ जो है, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बीच में आते हैं। आप ध्यान से देखना। जैसे सड़क, पढ़ना, ये हमेशा दो अक्षरों के बीच में आते हैं, जैसे अड़ और अढ़। तो इस प्रकार से आपने समझा कि किस प्रकार से ये अन्य वर्ण क्या है, आगत ध्वनियाँ क्या है, नुक्ता चिन्ह क्या है, इस प्रकार से इसे अनुनासिक क्या है और अनुस्वार क्या है, ये भी आपने समझ लिया। और ये सभी आपके जो मूल रूप में इस प्रकार से स्वर वर्ण लिखे जाते हैं, और अगर मात्राओं के रूप में हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर उसका दिया हुआ भी है कि ये स्वर वर्ण है, ये उसकी मात्राएं हैं। जब हम व्यंजन और स्वर्ण को मिलाते हैं, जैसे क प्लस अ, तो क बन जाता है, और जब हम 2 या 3 वर्णों को जोड़ करके बनाते हैं तो वह एक शब्द बन जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ उसका पूरा आपको बताया गया है कि ये मात्राएं हैं, ये स्वर वर्ण की मूल चिन्ह है, उसकी ये मात्राएं हैं। जब व्यंजन के साथ स्वर मिलता है तो इस प्रकार से रूप लेता है, और जब 2 या 3 वर्णों के मेल से हम कुछ बनाना चाहते हैं तब वह एक शब्द के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार से वर्णों से शब्द बनते हैं। फिर हम अगला भाग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।